सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन आज अख्ताम पजीर हो गया है और इस दूसरे एडिशन को हर एतबार से पहले एडिशन से जो 2023 में मुनक्किद हुआ था उससे ग्रैंड तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि उम्मीद यही थी कि उससे ज़्यादा MOU साइन होंगे, प्राइवेट सेक्टर को उससे ज़्यादा मौका मिलेगा ब्लू इकॉनमी के लिए काम करने का। चूँकि इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह है कि इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ मैरीटाइम डिफेंस के साथ साथ ब्लू इकॉनमी पर भी खास फोकस किया जाता है, जिसमें न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोकल इन्वेस्टर्स के लिए बड़े मौके होते हैं बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी मौके होते हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी में अपना एक बेहतर रोल प्ले करें। चूँकि दुनिया में इस वक्त जो ब्लू इकॉनमी का वॉल्यूम है वो अब ऑलमोस्ट 2.8 to 2.9 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी बहुत लोअर साइड पर है। अभी भी बहुत सारी डिस्कवरीज इस ब्लू इकॉनमी में होनी है। इसके जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें उनको पाकिस्तान बेहतर तरीके से क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है, वो सारे जो वसाइल हैं वो अब किस तरह से पाकिस्तान बरूए कार लाकर अपनी इस ब्लू इकॉनमी को ऊपर ले जा सकता है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है, इस पर हम बात करें। नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो को ऑर्गेनाइजर हैं पाईमैक के, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के। बहुत शुक्रिया जोहर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो अब खास तौर पर जो ब्लू इकॉनमी का सेक्टर है हमारी मईशत को आने वाले दिनों में वो किस तरह से तब्दील कर सकता है, पाकिस्तान का इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ सकता है और उसमें पाईमैक का रोल कितना अहम है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा बोल न्यूज़ का कि आप लोगों ने टाइम दिया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैरीटाइम शो जो था हमारा 3 से 6 नवंबर को कराची एक्सपो सेंटर में ये शो हमने ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारे पास 133 फॉरेन डेलीगेट्स आए फ्रॉम 44 कंट्रीज से और इसमें हमारे जो टोटल MOU साइन हुए वो 81 MOU साइन हुए, जिसके अप्रॉक्स कोई $270 मिलियन की एक जो इसके अंदर हमारे पास एक आप कहें कि ओवरऑल जो MOUs थे। प्लस इसके अंदर जो हमारे पास जब हम मैरीटाइम सेक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये एक ऐसा अनटैप्ड सेक्टर है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इससे पहले सच इस लेवल के कोई एग्जीबिशंस नहीं हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लास्ट शो से ये शो ऑलमोस्ट डबल पार्टिसिपेशन के ऊपर रहा और इसके अंदर जो हम ये कहते हैं कि जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान एक मैरीटाइम नेशन है और इसी तरीके से इसके अंदर जो हमारे इस कंट्री के जो पोटेंशियल हैं उनको लाइमलाइट में लाना और इसके साथ साथ हमने उन सारी चीजों को जो इस वक्त हमारे पास जैसे शिप बिल्डिंग है, इसी तरीके से हमारे पास हमारा फिशरी सेक्टर्स है, इसी तरीके से लॉजिस्टिक है, तो इन सेक्टर्स को हमें हाईलाइट करना, इसकी अपॉर्चुनिटीज को बताना और दुनिया के अंदर इस चीज को इसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आना और पाकिस्तान के उन जो हमारे पास पोर्ट्स हैं, इन सब चीजों को इस फोरम पे डिस्कस करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा हमारा ये। तो जोहर साहब, हमने 2023 में देखा था तकरीबन 22 MOU साइन हुए थे, अभी 2.5 गुना ज़्यादा यानी 59 ज़्यादा MOUs इस वक्त साइन हुए हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर और लोकल इन्वेस्टर्स का खास तौर पर कितना पार्टिसिपेशन रहा है, यानी ये MOUs ज़्यादा B2B हैं या फिर ये G2G की साइड पर भी थोड़े से मौजूद हैं? ये इसके अंदर हमारे पास B2B भी MOU साइन हुए, B2G भी साइन हुए और G2G भी साइन हुए इसमें जो MOUs हैं। और इसमें देखें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन रही, इसी तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन रही, फिर प्लस जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसकी बड़ी पार्टिसिपेशन आई और ये इसके ऊपर ये समझ लें एक ऐसा इवेंट रहा जिसके ऊपर ये बहुत इंफॉर्मेटिव लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो हमारा एकेडमिया सेक्टर था उसने भी इस इवेंट के अंदर आके बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन सी। लोग आइसोलेशंस में डिफरेंट काम कर रहे थे, बट जब ये पता चला एक फोरम के ऊपर पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक फोरम पे इकट्ठी हुई और इसी तरीके से फिर आपस में कंपनीज तो ऐसी थी जो विद इन एग्जिबिटर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब उन्होंने ये देखा पब्लिक सेक्टर में क्या काम हो रहा है वो उनके साथ कनेक्ट हुए
और इसी तरीके से जो हमारे पास पाकिस्तान नेवी के काफी सारी जो हमारा डिपार्टमेंट है पीएमएसटीपी का, पाकिस्तान नेवी का, उनके बहुत सारे एमओयू साइन हुए प्राइवेट कंपनीज के साथ। तो ये बड़ा खुशाइन था और कि उन्होंने पाकिस्तान की जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर वो किन किन नई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको अपने साथ कनेक्ट किया। और आगे आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे मजीद इसके अंदर हमारे सेक्टर के अंदर बेहतरी आएगी। तो जोहिर साहब, ये जो एमओयूज होते हैं ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान में आमतौर पर उनको एक सॉफ्ट कमिटमेंट के तौर पर लिया जाता है। अब ये सॉफ्ट कमिटमेंट एक कॉन्क्रीट एग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर की सूरत में कैसे शिफ्ट होगी, इस पर कैसे काम होगा, और जब हम 2 साल बाद नेक्स्ट पाईमैक की तरफ जाएंगे तो ये इनमें से बहुत सारे जो इस वक्त सॉफ्ट कमिटमेंट्स हैं, क्या वो ऑन ग्राउंड हमें प्रोजेक्ट्स की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाएंगे? देखें, आपको मैं एक लास्ट ईयर की सक्सेस स्टोरी सुनाऊं कि हमारे पास एक था रावा फार्म। तो रावा फार्म जो है इस वक्त बाय प्रोडक्ट था पाईमैक का। वो हमारे पास जो लास्ट ईयर 2023 के अंदर ये यहाँ पे इसी फोरम के ऊपर ये डिस्कस हुआ और ये कनेक्ट हुए सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर श्रिम्प फार्मिंग हो रही है और ये एक सक्सेस स्टोरी है फॉर द पाईमैक। अब इस वक्त यही स्टोरी जो है ये पंजाब के अंदर इस वक्त एक्वाकल्चर के ऊपर जबरदस्त काम हो रहा है। तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है और इसी तरीके से मजीद लोगों को ये पता चला, जिस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहा है, उनके साथ जो बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स जो है वो मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी इवन के इस इवेंट के अंदर भी सिंध गवर्नमेंट के साथ जो उनके पास सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो ऑफर कर रहा है अपना फाइनेंसिंग के हवाले से, उनके बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी आज भी उनके साथ काफी कनेक्टेड नजर आई और उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज हैं फिशरीज के हवाले से और जो ऑफरिंग है, तो उसके ऊपर मजीद एक्टिविटीज जो हैं वो उनकी इनके साथ साइन भी हुई हैं। तो इंशाल्लाह एक तो ये सक्सेस स्टोरी थी। फिर सेकंड, जैसे आपने बात की एमओयू की, एक और एमओयू साइन हुआ जो फेरी सर्विसेज, जो कि कराची से इस वक्त चाबहार की तरफ इंशाल्लाह आने वाले आप कुछ दिनों में देखेंगे कि हो जाएगी। एक कंपनी है सी कीपर्स के नाम से, तो उनका एमओयू साइन हुआ और उनके पास इस वक्त उनको लाइसेंस भी मिल चुका है और अब वो इंशाल्लाह जाके सर्विसेज स्टार्ट करें। तो ये एक ग्रेट सक्सेस है। काफी अरसे से इस मुल्क में बात हो रही थी रिगार्डिंग फेरी सर्विसेज की, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 से 4 महीने के अंदर ये सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो जोहिर साहब, ये जो $270 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी है, अब इससे जो हमारी ब्लू इकॉनमी का इस वक्त वॉल्यूम है वो कितना बढ़ सकता है? फिशरीज में हमने देखा हम अभी भी 400-450 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये पोटेंशियल $3-4 अरब डॉलर का तो बहुत आसानी के साथ है। बीच टूरिज्म हमारे मुल्क में ना होने के बराबर नजर आता है। हम मालदीव जैसे मुल्क को देखते हैं जहाँ 15-16 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम उनकी सिर्फ बीच टूरिज्म के नतीजे में हो गई है। तो ये 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिन पर अगर कीनली फोकस किया जाए तो ये हमारी न सिर्फ ब्लू इकॉनमी बल्कि ओवरऑल इकॉनमी में भी बड़ा बूस्ट कर सकते हैं। तो ये इन सेक्टर्स को खास तौर पर फोकस किया गया। बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहा है। देखें, जब हम बात करते हैं अपने इन सेक्टर्स की, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर गेम चेंजर है। तो मतलब इसके अंदर जिस तरीके से हम सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, अभी आपने देखा कि हमारे पास इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सऊदी से उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो खुद इस इवेंट के ऊपर आए, जो हमारा इनॉग्रेशन डे था, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया इस वक्त ब्लू इकॉनमी की साइड के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला काफी सारी इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे काफी सारी इंशाल्लाह नई चीजें आपके सामने नजर आएंगी फॉर द ब्लू इकॉनमी। तो दुनिया में इस वक्त जो ब्लू इकॉनमी का जो 2.8 ट्रिलियन या 2.9 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम है, उसमें पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा उसको बढ़ाने में ये मददगार साबित हो सकती है। पाकिस्तान कहीं इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एज ब्लू इकॉनमी हब हमें आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखें, ये मैंने कहा ना, ये तो इस वक्त शुरुआत है और इस वक्त आप देखें कि इस इवेंट के अंदर ये इससे बड़ी क्या हमारी सक्सेस होगी कि लास्ट हम कि ये जो हमारे इस वक्त ये जो सारे एमओयू साइन हुए, तो इंशाल्लाह ताला इसमें से अगर हम 50% भी करते हैं, ये तो एक स्मॉल वॉल्यूम है जो इस वक्त हमें यहाँ नजर आया $270 मिलियन का। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये मटेरियलाइज होंगे इसके अंदर, प्लस ये विद इन 1 ईयर आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी और इस फोरम के ऊपर मतलब आप
मल्टीपल टॉक्स हुई हैं इसके अंदर ब्लू इकोनॉमी के हवाले से, और हमारे पास इसकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से। इसी तरीके से इसमें एक और हमारे पास केपीटी का भी एक इंशाल्लाह एक नया रोमानिया के साथ वो भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और इनके काफी सारे डिस्कशंस हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो इस वक्त फॉरेन डेलीगेट्स आए थे जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जब यहाँ पे चीजें आके देखी और चीजों के अंदर पाकिस्तान का पोटेंशियल देखा है, तो जो कि टोटल अनटैप्ड सेक्टर था जिसके ऊपर कभी एक फोरम पे सारे सेक्टर्स को इकट्ठा नहीं किया गया, तो जब उन्होंने सारी पाकिस्तान की ये चीजें देखी हैं, रिसोर्सेज देखी हैं, तो इसके ऊपर काफी सारी डिफरेंट टॉक शुरू हो गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला इस इवेंट के बाद ये चीजें जो हैं, ये हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, अब इसको इंशाल्लाह ये इसके आगे इसी हिसाब से इसको लेके चलेंगे। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये हम जो आप फिगर दे रहे हैं 2.8 ट्रिलियन का, तो इंशाल्लाह विल बी मोर सक्सेस। इंशाल्लाह इसके अंदर हम इसको विद इन अ ईयर इंशाल्लाह इसके अंदर काफी बिग अचीवमेंट लेके आएंगे। और एक आखिरी सवाल ज़ोहैर साहब, कि ये जो लोकल इन्वेस्टर का इस वक्त एतमाद है वो कितना इस वक्त नज़र आ रहा है इस सेक्टर पर? जो हुकूमत की जानिब से उसे फैसिलिटेशन दरकार होगी, उस सिलसिले में भी यहाँ पर कुछ फोकस रहा कि जो लोकल इन्वेस्टर है उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ? जो जिस तरह के हमारे सिस्टम्स हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टर्स को, तो ये आसानियों के लिए कोई मामला डिस्कस हुए? जी बिल्कुल। इसके ऊपर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, आज हमारे पास मिनिस्टर साहब खुद यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने काफी सारे जितने भी बिजनेसमैन आए हुए थे वहां पे, उनको उन्होंने अश्योर किया इन सारी बातों के ऊपर कि किसी भी किस्म का किसी के लिए भी कोई चैलेंज आता है तो वो उस चीज को वहां पे उन्होंने ये कमिटमेंट दिया कि मैं इसको, कोई भी किसी के पास इस वक्त प्रॉब्लम आती है तो वो इसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान नेवी काम कर रही है, तो ये भी उन्होंने इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि अगर यहाँ पे किसी भी इदारे को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो उन लोगों के साथ एक कनेक्ट करा सके। तो ये एक हमारे लिए ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। फिर इसी तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने जिस तरीके से इस इवेंट के ऊपर वहां पे उन्होंने चीजों को इंश्योर किया, और उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं, कोई भी चीज ऐसी आती है तो ये आपस में मिलके चीजें करके आगे इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करें और नई पॉलिसीज लेके आएं, जो कि ऑलरेडी मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर इस वक्त वहां पे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके ऊपर ऑलरेडी काम करें कि आगे लोगों को, हमने बिजनेस कम्युनिटी को, प्राइवेट सेक्टर्स को, कि किस तरीके से हम बेनिफिट्स दे सकते हैं और उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपस में जो है वो बैठ के इसके ऊपर एक बड़ी कंट्रीब्यूशन लेके आए। और इसी तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हम ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब बन गई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सोच दे दिए इस शो ने कि हम अपने मैरीटाइम सेक्टर को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मल्टीपल चीजें अब इस इंडस्ट्री के अंदर बात शुरू हो गई है इस पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहैर नसीर साहब को, ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरिट कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में ईवी हालिया बरसों में बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री उभर रही है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तादाद हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। खासतौर पर बाइक्स की जो मार्केट है उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। अब इस सनत का मकसद न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी को कम करना है, बल्कि जो तेल की, ऑयल की इम्पोर्ट है उस पर इन्हिसार को भी कम करना है, बल्कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार के मौके भी बढ़ाना है। लेकिन एक अहम सवाल अब यहाँ पर यह है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ में आखिर तवाज़ुन या बैलेंस क्यों नज़र नहीं आ रहा है। इस इंडस्ट्री के हवाले से हालिया हुकूमती ऐलानात और इक़दामात को अगर हम उस पर उठाकर देखें, उस पर गौर करें, तो आपको हुकूमती संजीदगी का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अरसे कबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी सपोर्ट, टैक्स में रियायत और दीगर इंसेंटिव्स मुतारिफ करवाए ताकि मकामी मैन्युफैक्चरर्स और नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाया जा सके। लेकिन ईवी बाइक पर हाल ही में सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिसने इस इंडस्ट्री और फिर इसके कस्टमर्स दोनों के लिए ही चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने
सेनेट इजलास में दावा किया था कि वफाकी काबीना ने नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सार्फिन को सब्सिडी और फाइनेंसिंग मुआवनत दी जा रही है। अब रवा साल 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि ईवी बाइक्स जो 1016 बाइक्स हैं इस पर और फिर 3000 रिक्शों पर यह सब्सिडी दी जा सके और मुल्क भर में 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएं ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके और सड़कों पर इनकी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा नजर आए। इसके बावजूद अब यहाँ पर सवाल यह है कि माहौल दोस्त पॉलिसी के दावेदार इतने ज़्यादा टैक्सेस आखिर क्यों लगा रहे हैं? क्या ये इंडस्ट्री की तरक्की और अवामी दिलचस्पी के लिए मुफीद साबित होगा? मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स की सबसे बड़ी तशवीश टैक्स में इजाफा और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस हैं। अब इसी बैकग्राउंड में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर ने एक आला सतही इजलास भी चेयर किया है, जिसमें इंडस्ट्री के नुमाइंदे, मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स ने हिस्सा लिया और इस इजलास में मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना इसका मकसद था। इम्पोर्ट पर इन्हिसार को कम करना और सनती तरक्की और रोज़गार के मौक़े और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। ये इस तरह के इजलास कितने फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, आगे कितने इंसेंटिव्स इस पॉलिसी को दरकार होंगे, चैलेंजेस जो इस पॉलिसी को दरपेश हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है। हम बात करेंगे अली मोइन मलिक साहब जो CEO हैं ईजी बाइक्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोइन साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अली मोइन साहब, ये एडिशनल 17% जो टैक्स इस वक्त आप लोग अदा कर रहे हैं, तो ये क्या जो एंड कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उस पर शिफ्ट हो जाता है अगर ये वेव ऑफ होता है और ये इंपोर्टेड टैक्स की तरह 1% पर आ जाता है, तो इससे क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में भी कमी वाकई हो सकती है? जी, अभी इस तरह होता है कि जो ये कस्टमर को तो 1% टैक्स ही लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो ये कस्टमर की तरफ शिफ्ट नहीं होता। ये जो है टैक्स जो एडिशनल 17% है वो फिर OEM को, मैन्युफैक्चरर को खुद अब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जब इसको खुद अब्जॉर्ब करेंगे तो बाइक या रिक्शा की कीमत बढ़ जाएगी। तो हमारी रिकमेंडेशन हुकूमत पाकिस्तान से ये रही है कि इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। इंपोर्ट के ऊपर भी 18% होना चाहिए और लोकल के ऊपर भी 18% होना चाहिए। सही। अच्छा, अब ये जो जिस तरह हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया उसके बाद जो यूनिट सेल्स है ये डिफरेंट कंपनीज़ की और प्रोडक्शन, क्या इसमें इजाफा हुआ है? यानी लोगों का रुझान अब तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खासतौर पर 2 और 3 व्हीलर्स की जानिब आ रहा है? जी बिल्कुल, इस साल हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है सारे सेगमेंट के अंदर। और जो सब्सिडी का जो पहला ट्रांच है वो 40,000 बाइक्स और मेरे ख्याल से 1,000 रिक्शे का था, उसकी बैलेटिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि अगले चंद महीनों के अंदर ये 40,000 और यूनिट्स आपको रोड पे नजर आने शुरू हो जाने चाहिए। सही। और इसके बाद जो अगला प्लान है, तो हमारी उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट के तो बड़े एग्रेसिव स्टेप्स हैं और गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। अब हमारा गोल एज इंडस्ट्री ये होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को लोकलाइज करें ताकि हमारा जो डॉलर फुटप्रिंट है उनको मिनिमाइज किया जाए। ये नहीं हो सकता कि हम सब्सिडी भी क्लेम करते रहें और चाइना से या किसी और मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करके पाकिस्तान में डंप करते रहें। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद भी आपको लगता है कि ये बजट फ्रेंडली है, चूँकि जो एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं वो यूज्ड में भी मिल जाती हैं, वो आप 20, 25, 30 हज़ार में भी एक मुनासिब बाइक ख़रीद कर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन ज़रा चेंज है, तो ये जो कॉस्ट है इस वक्त एक आम कंज्यूमर के लिए वो बड़ा इशू बनी हुई है। जी, आपकी बात सही है। देखें, अगर आप इसको किसी यूज्ड 70cc मोटरसाइकिल से कंपेयर करेंगे तो वो प्राइस पैरिटी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस टाइम पे एक अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक बाइक आपको तकरीबन एक 125cc मोटरसाइकिल की जो प्राइस रेंज में मिल जाती है। और हुकूमत की सब्सिडी से ये होता है कि वो कीमत काफ़ी मजीद गिर जाती है। तो इस टाइम पे भी पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 35% जो मोटरसाइकिल की सेल हो रही है वो 125cc वाले मॉडल की हो रही है। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक 50,000 की यूज बाइक के साथ, तो जाहिर सी बात है ईवी के अंदर वो पॉसिबल इस टाइम पे नहीं है। सही। और जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो कितनी इन दीगर बाइक्स के मुकाबले में ज़्यादा है? चूँकि जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो फिर आप उम्मीद भी ये करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी या बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या बहुत लंबे अरसे तक आपको मजीद उस पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस बारे में आपकी क्या राय है, जो खासतौर पर परफॉर्मेंस और फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी? जी, इसी वजह से ये जो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी की फैक्टर होते हैं किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शा के परचेज में कस्टमर के जहन में। तो इस वजह से जो लोकलाइजेशन के ऊपर हमारा पुश इस वजह से ज़्यादा है कि हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में बने, बिकॉज उसमें फिर हम इसकी परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और आफ्टर सेल्स को गारंटी कर सकते हैं। जब तक कि हम किसी और मुल्क से इंपोर्ट करके यहाँ पे चीज़ें लेते रहेंगे, फर्ज करें आपने एक बैटरी वहाँ से ले ली किसी और मुल्क से, तो उस पर तो वारंटी देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पीछे सप्लायर भी वारंटीज नहीं देते अक्सर इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर यही पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे होंगे जिसकी एक बहुत ज़बरदस्त एक वेंडर इंडस्ट्री ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी इंश्योर करना, उसकी परफॉर्मेंस को भी इंश्योर करना। और
फर्ज करें कोई पार्ट टूटता है तो उसकी रिप्लेसमेंट आपको हर गांव कस्बे में मिल जाएगी, जो कि इस टाइम पे आपके पेट्रोल मोटरसाइकिल इंजन के पार्ट्स अवेलेबल इस तरह हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसमें बहुत सीरियसली फोकस करने की जरूरत है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए तो आपको ये ज्यादातर पार्ट्स पाकिस्तान में ही बनाने पड़ेंगे, ताकि इनकी आफ्टर सेल्स गारंटी की जा सके और ओवर टाइम इनकी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी भी गारंटी की जा सके। तो अली साहब, जो पाकिस्तान में पार्ट्स बनाने की टेक्नोलॉजी, क्या वो उस लेवल की मौजूद है कि उसका मुकाबला हम दीगर ममालिक से कर सकें, या ये सिर्फ टैक्स का इशू है कि इस टैक्स ख़त्म हो जाए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पर, तो वो भी इस काबिल हैं कि उनका मुकाबला इस वक्त दीगर ममालिक की क्वालिटी से हो सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो मोटरसाइकिल वेंडर इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की सबसे कंपैरेटिव इंडस्ट्री में से एक है। पाकिस्तान दुनिया में 5वां लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है इस टाइम पे, अगर पेट्रोल की बात की जाए। तो वो वेंडर इंडस्ट्री तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो बहुत कंपैरेटिव इंडस्ट्री है। इनफैक्ट हमारी वो मोटरसाइकिल तो एक्सपोर्ट भी होती है पाकिस्तान से, तो इसको लेवरेज करना हमारे लिए बहुत आसान है। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट करती है, ये कंपैरेटिव है, और इसी के जरिए हम लोकलाइजेशन ड्राइव भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो ये है कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए चंद सालों में कि पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शास एक्सपोर्ट हो रहे हों। अच्छा, और अब जब प्रोडक्शन बढ़े और अगर ये टैक्स भी कम हो जाए, आपकी कॉस्ट पर जो इस वक्त आपका ये खर्चा आ रहा है वो भी अगर अंडर कंट्रोल हो जाए, तो आने वाले दिनों में क्या इसकी जो कीमत है वो भी थोड़ा सा, उस पर एक ओवरव्यू हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें, एक तो प्रोडक्शन जब आपके वॉल्यूम बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ हमारी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। हमारी इतनी वैसे गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि हमें कोई टैक्स कंसेशन दिए जाएं। आई थिंक जो हमारे टैक्स रेट्स हैं वो ठीक है, एज लॉन्ग एज के उसके अंदर पैरिटी हो। ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स या ड्यूटी कम हो और लोकल बनाने पे टैक्स ज़्यादा हो। वो अगर इक्वल हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक वो हमें जो कॉस्ट का जो बेनिफिट होगा, एक तो प्रोडक्शन वॉल्यूम से होगा, और दूसरा जो बैटरी टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में, इसके अंदर बहुत काम हो रहा है। और पिछले 2 सालों के अंदर भी हमने देखा है कि जो लिथियम बेस्ड बैटरीज हैं, इनमें एक सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप आ गया, आधी से कम हो गए उनके रेट। जहां एक टाइम था कि $200 पर किलोवाट आवर पे लिथियम ट्रेड कर रहा था, अभी $50 पे कर रहा है। तो इसका ऑब्वियस एडवांटेज हमें पाकिस्तान में होता है कि बैटरी की कीमतें भी गिर रही हैं। तो अगर ये इसी तरह गिरती रही तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी बैटरी प्राइसेस नीचे जाने की वजह से भी आपकी बाइक या रिक्शा के अंदर सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट बैटरी होती है। और अली साहब, ज़रा ब्रीफली ये भी बता दीजिएगा कि एक बैटरी कितने अरसे तक चलती है, एक वक्त में वो उसको कितनी देर में फुल चार्ज करना पड़ता है, फुल चार्ज होने में कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं, और फिर वो कितने किलोमीटर की रनिंग वो उसमें दे सकती है? जी ये डिपेंड करता है, बहुत सारे जो आपने यहाँ सवाल पूछे ये डिपेंड करते हैं बैटरी के साइज के ऊपर। तो टिपिकल बैटरी जो है वो कम से कम भी 1500 साइकिल चलनी चाहिए। मतलब कि अगर उसको 1500 दफा 100 या चार्ज या डिस्चार्ज करें तो चलनी चाहिए। तो अगर आप रोज भी करते हैं तो 1500 डेज आप लगा लें तो तकरीबन 4 से 5 साल तो लाइफ बन जाती है। बाकी रेंज कितनी होती है ये सारा इंटायरली डिपेंड करता है बैटरी का साइज कितना है। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ज्यादा रेंज होगी। चार्जिंग टाइम भी डिपेंड करता है सेल टाइप के ऊपर। अभी ज्यादातर जो आपको बैटरीज यहाँ मिलती हैं वो 2 से 3 घंटों में चार्ज होती हैं, जो लिथियम बेस्ड बैटरीज हैं। जो ग्राफीन के नाम लेड एसिड बेच रहे हैं उसको 5-6 घंटे भी लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, अगर ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वो सेल भी मिल जाएगा, वो बैटरी भी मिल जाएगी, 2-1 घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा, लेकिन रिक्शा और बाइक के अंदर चार्जिंग टाइम इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा शायद गाड़ी के अंदर होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन मलिक साहब, CEO इजी बाइक्स, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ FPCCI के साबिक वाइस प्रेसिडेंट और हमारे मुल्क के एक मारूफ बिजनेसमैन हनीफ गौर साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि तरबेला डैम की मिट्टी, उसमें $636 अरब का सोना मौजूद है और वो सारे लेबॉर्ट्री टेस्ट कर चुके हैं। उनकी टीम ने सारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो ये दावा कर रहे हैं, और ये मालियत इतनी ज़्यादा है कि इससे न सिर्फ पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा उतर सकता है, बल्कि जो अंदरूनी पाकिस्तान के इस वक्त माशी मामलात हैं वो सब भी बड़ी आसानी के साथ स्मूथ हो सकते हैं। अब कल किस तरह से उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया था, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जो तरबेला डैम की मिट्टी है, क्या वाकई इसमें $636 अरब का सोना मौजूद है? जी यकीनन, अगर मैंने ये बात की है तो ऐसे हवा में बात नहीं की। इसके ऊपर हमने पूरी हमारी टीम है यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की, मेरी कंपनी है हिमालयन के नाम से, स्टडी करके रिपोर्ट पेश की। इसमें 1.5 ग्राम पर टन हमने कैलकुलेट किया है, और 1.5 ग्राम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो आपका 636 बिलियन निकलेगा। हमारा सबसे पहला जो इंटरेस्ट है ये मुल्क है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अवाम का भला हो जाए। जो इस पाकिस्तान के ऊपर डेट है इस वक्त, जो कर्जे चढ़े हुए हैं $130 बिलियन के, अगर वो हम कर्जे अदा कर देते हैं तो जो 6,000 अरब रुपया हम जो हर साल जो सूद कीमत में अदा कर रहे हैं तो वो हमें बचना शुरू हो जाएंगे। तो ये उनका दावा है। अब इस पर उनका होमवर्क अपनी जगह पर, लेकिन जो हमारे मुल्क के माइनिंग के एक्सपर्ट्स हैं ज़रा उनकी भी हम ओपिनियन जान लेते हैं। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हन्नान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो दावा हनीफ गौर साहब कर रहे हैं कि पर टन मिट्टी में उन्होंने 1.5 ग्राम सोने की ये क्वान्टिटी बताई है, और इसको जब वो ओवरऑल मिट्टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 636 अरब डॉलर मालियत का ये सोना, इसकी मौजूदगी वो बता रहे हैं इस वक्त तरबेला डैम में। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो रेकॉर्ड डेक और इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे या इसके बाद जो अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो स्टडीज़ हुई है तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। तो ये किस बुनियाद पर ये दावा है, ज़रा इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आप भी दीजिएगा। थैंक यू अरबाब फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। देखें, पहला पॉइंट तो ये है कि टेक्निकली कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता कि हम उसको कैलकुलेट कर लें। आप देखिए, हम स्टार्ट बेरी गोल्ड से करते हैं, और ये लेट 80s में 90s में इन्होंने ड्रिलिंग स्टार्ट की, और 10 से 15 साल इनको खाली ड्रिलिंग में लगे। और बेरी गोल्ड का जो एरिया है वो तकरीबन 194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तरबेला डैम का जो एरिया है, जो तरबेला डैम एक्सेस से अपस्ट्रीम जिसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो तकरीबन 94-95 किलोमीटर एरिया है थाकोट तक। अब तरबेला डैम की जो रनिंग लेंथ है और उसकी विड्थ है और उसमें जो वाटर वॉल्यूम है, उसके नीचे एनुअली जियोलॉजिकली डैम एक एक्सिस है 1974 में बना, उसके बाद ये सिल्टेशन का प्रोसेस होता है, और इसके अकॉर्डिंगली तो बेरी गोल्ड को तकरीबन 10 से 12 साल लगे रिसोर्स कैलकुलेट करने में। देखिए, हम बेसिकली मेरा माइट भी तरबेला डैम में से बड़ा गोल्ड का डिपॉजिट हो सकता है एज पर दी इंटरनेशनल मॉडल, लेकिन जब तक टेक्निकल डाटा नहीं होगा, ड्रिलिंग नहीं होगी, रिसोर्स रिजर्व एवेल्यूएशन नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी अब देखें, तरबेला डैम से पहले प्लेसर गोल्ड पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में। इस पे टेक्निकली कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई एज पर माई नॉलेज, क्योंकि हम लोग वेरियस कंपनीज को कंसल्ट भी कर रहे होते हैं। और प्लेसर गोल्ड के रिसोर्स को बताना, देखें जो फिगर है ना $635 बिलियन का, ये फिगर कैसे आती है? ये फिगर ऐसे आती है कि हमारी जो भी मिनरल होती है हम इसकी एक रिजर्व प्राइस ऑक्शन करते हैं, मार्केट वैल्यू बना लेते हैं कि पर ग्राम इतना रिजर्व है। उस रिजर्व को हम गोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वक्त लंदन मेटल एक्सचेंज में गोल्ड की जो प्राइस पर ऑन्स है वो अप्रोक्सीमेट $5,000 पर ऑन्स है। ये इट्स अ क्वाइट हाई प्राइस, जो कि 2010-11 में 1200 ऑन्स पर के करीब थी। टोटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रोसेस टेक्निकली क्या होता है कि सबसे पहले डाटा कलेक्शन है, एक्सप्लोरेटरी वेल होते हैं, और इसमें तरबेला डैम के अंदर देखें 1-2 सैंपल या 20-25 सैंपलों पे हम रिलाई नहीं करते। टेक्निकली अगर गोल्ड 1.5 ग्राम्स पर टन है, ये 10 ग्राम्स पर टन भी है। जो प्लेसर गोल्ड के एरिया है वहां पे बसा ये गोल्ड की पर ग्राम से पीपीएम में वैल्यू ज्यादा आ रही होती है। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ये राइज करता है कि जियोलॉजिकली जब हम उसको मॉडल करते हैं तो हमारे पास डाटा की एक्यूरेसी क्या है? हम टेक्निकली 3 कैटेगरीज बनाते हैं, इन्फर्ड रिसोर्स, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड। कोई भी चीज जो विदाउट ड्रिलिंग हो उसको हम इन्फर्ड कहते हैं, और लेकिन जब हम एक फिक्स प्राइस देते हैं तो इसका मतलब कि हमने उस रिसोर्स के 100% वॉल्यूम्स कैलकुलेट किए हैं। बेरी गोल्ड ने और वन ऑफ द प्रोजेक्ट इन न्यूजीलैंड, जो कि एक कंपनी है जो कि प्लेसर गोल्ड पे काम कर रही है गुज़िश्ता 20 सालों से, इट टुक देम 6 years, क्योंकि द कंपनी जिससे मैंने ये काम सीखा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उन्होंने इट टुक देम 5 years टू कैलकुलेट द रिजर्व, क्योंकि उसमें हर 10 मीटर 20 मीटर के बाद ड्रिलिंग होती है। तो एज पर माई नॉलेज तरबेला डैम में ऐसी कोई ड्रिलिंग में भी सैंपल्स जरूर निकले होंगे, क्योंकि सैंपल तो हम आपको बता रहा हूँ, सैंपल तो जो तरबेला डैम से ऊपर का पूरे एरिया, इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर चित्राल में, स्कर्दू में, जीबी के अंदर लोग प्लेसर माइनिंग पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, रॉ एनालिसिस कर रहे हैं कि उनको नहीं पता कि कौन से ऐसे रीजन है जहां पे ये गोल्ड हो सकता है। जियोलॉजिकली हम ये बताते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फ्लूवियल चाइना का पेरियो प्लेसर बेल्ट है, जहां पे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं या पे ग्रेवन है, उसके अंदर एक गोल्ड हो सकता है। 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि गोल्ड की परसेंटेज होना जरूरी नहीं है,
उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी को वेरीफाई करना जरूरी है। एज पर माई नॉलेज अभी इतनी एक्सटेंसिव ड्रिलिंग नहीं हुई तरबेला डैम में, और जो तरबेला के साउथ में हमारा केपी और पंजाब का एरिया है पेसर गोल्ड का, जिसमें सेवरल ब्लॉक्स हैं, उसमें भी कोई स्टैंडर्डाइज काम अभी तक नहीं हुआ जो कि जॉब बेस हो या NI 43-101 हो। सो इतनी बड़ी वैल्यू को करने के लिए हमें बेसिकली डाटा कलेक्शन, उसमें QA/QC प्रोटोकॉल है, एक्सप्लोरेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं, अच्छी लैब से एनालिसिस करवाने पड़ते हैं, फिर हम जियोलॉजिकली उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं बेसिकली उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें क्रिगिंग है, इनवर्स डिस्टेंस वेरिएशन है। फिर हम उसके डिजाइन करते हैं जिसको ब्लॉक मॉडल कहते हैं। ब्लॉक मॉडल में हम फिर ग्रेड को एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि अगर हम 10,000 सैंपल को एनालिसिस कर रहे हैं, आपसे अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूं, बेसिकली जब हम ये रॉ सैंपल लेते हैं उसमें गोल्ड नहीं निकलता, उसमें गोल्ड होता है, उसमें सिल्वर होता है, उसके अंदर एसोसिएटेड मिनरल जिसको हम ब्लैक सैंड्स कहते हैं। अच्छा। सो ब्लैक सैंड्स में इनके अराउंड 44 प्लस एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेरी कर रहे होते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। सो ग्रेड कैलकुलेट करने के बाद हम ये बताते हैं कि इसमें रिकवरेबल कितना है, क्योंकि माइनिंग में सबसे बड़ा टास्क है कि ग्राउंड कंडीशन क्या है, हमारी माइनिंग कॉस्ट क्या आएगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशन में क्योंकि इसमें मर्करी यूज होता है, या हम हनान साहब जो ये दावा भी इनकी जानिब से किया गया, तो इस दावे की बुनियाद पर जो पूरा प्रोसेस आप बता रहे हैं, क्या ये प्रोसेस किया जा सकता है? चूंकि उन्होंने भी अपने तौर पर सारा होमवर्क कंप्लीट किया है, लेबोरेटरी टेस्ट करवाए, सैंपल्स लिए, ऑथेंटिक रिजल्ट के लिए कितने सैंपल्स दरकार होते हैं और कितने कितने डिस्टेंस पर ये सैंपल चाहिए होते हैं? जी इरबाब, जो एक हमारे पास जनरल मॉडल है, अगर हमने कोई कॉम्प्लायंस बेस्ड स्टडी करना होता है ना, जिसका कॉम्प्लायंस बेस्ड से मुराद ये होता है कि आपकी एक कंपनी और आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है जो कि हम किसी भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करते हैं। तो वो 3 स्टैंडर्ड है, जो कि कैनेडियन स्टैंडर्ड है NI 43-101, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है जॉर, और SK 1300 US स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कहता है कि मैक्सिमम 50 मीटर, हर 50 मीटर के बाद आपने ट्रंच सैंपल लेना है या आपने ड्रिल करना है बेड रॉक तक, या अगर आपने मोर एक्यूरेट करना है तो 30 मीटर तक, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर एरिया तो आपको 50 बोरहोल्स चाहिए। सो एज पर माई नॉलेज अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बोरहोल करने के लिए भी अप्रोक्सीमेट तकरीबन महीना 1.5 माह लग जाए, तो कि हमारे पास जो एयर कोर ड्रिलिंग मशीन वो पाकिस्तान में नहीं है, जो स्मॉल स्केल माइनर्स हैं अभी तक। कि मैं बहुत सा काम कर रहा हूँ, प्लेसर गोल्ड के अंदर भी ऐसा अभी तक काम नहीं हुआ। तो ये ग्रेड एस्टिमेशन फिर बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि इतने टन्स रिसोर्स सैंड पड़ी है, उसमें रिकवरेबल गोल्ड कहता है। क्योंकि जो 3 स्टैंडर्ड्स आप बता रहे हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के, इसमें कोई पाकिस्तानी स्टैंडर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर है भी तो क्या वो काबिल भरोसा नहीं है फिर? नहीं, उसमें अरबाब ये होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड ये होते हैं कि बेसिकली एक QP पर्सन होता है, क्वालिफाइड पर्सन होता है, जो कि हर फेज का QA/QC कर रहा होता है। क्योंकि जो माइनिंग साइकिल है, इट्स अ 3 to 5 ईयर साइकिल अगर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है। इसमें अब इनिशियल ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग में आपने पहले ये उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि कौन सी ड्रिल मशीन यूज करनी है, उसमें कंटेमिनेशन नहीं है, उसमें सैंपलिंग मेथड कैसे है, फिर किस लैब से टेस्ट करवाना है। रिसेंटली अभी आपको बताता चलो, पाकिस्तान में SGS के अलावा कोई भी लैब सर्टिफाइड नहीं थी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल और जियोलॉजिकल सर्वे ने, जो हमारी GSP की लैब है, दैट हैव गोट द IOC सर्टिफिकेशन। तो दुनिया में जितनी भी लैब्स हैं वो नाटा NATA अप्रूव्ड होती है, और उसमें जो पर्सन एनालिसिस कर रहा होता है उसकी अपनी सर्टिफिकेशन होती है, कॉम्प्लायंस कहता है। लेकिन बेरी गोल्ड को क्यों 10 साल लगे रिपोर्ट बनाने में? इट्स क्वाइट इजी। प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, फिर ड्रिलिंग होती है, फिर सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स अच्छे लैब में जाते हैं, लैब के रिजल्ट्स आते हैं, हम 15, 20, 40 सैंपल पे रिलाई नहीं करते। वी नीड टू टेक, अगर हमने बिलियन साइकिल में जाना है तो वी नीड टू टेक थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स। तो उन सैंपल्स का एनालिसिस करके फिर उसकी मॉडलिंग होती है, ग्रेड वैल्यू कैलकुलेट होती है, रिजर्व बनता है, रिजर्व प्राइस को फिर हम डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माइनिंग साइकिल है, इसको माइन डिजाइन कहते हैं। वो ओपन पिट हो, अंडरग्राउंड हो, जिसमें बेसिकली हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉस्टिंग निकालते हैं कि हमारे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आएगी, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कौन कौन से जिसको हमें प्रिक्योर करना है। तो ये जो दोनों स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आई एम अ QP पर्सन, आई एम जॉब सर्टिफाइड। सो बेसिकली ये कॉम्प्लायंस ये कहता है कि आपने हर चीज को क्रॉस वैलिडेट करना है। ठीक है। ये क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि अगर आपने अपने रिजर्व्स को
एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दी और आपने किसी फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टमेंट करा दी, कल को जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उस प्रोडक्शन में क्या होगा कि आपको वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम नहीं मिलेगा। सो जो वैल्यू आपने सबमिट कर दी यू विल हैव वेरी वेरी फाइन ऑन दैट। इसलिए कंप्लायंस बेस्ड स्टडीज पे ज्यादा काम किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।